कई महीनों से जारी अटकलों के बीच बीएस येदियुरप्पा ने कर्नाटक के सीएम ओहदे से इस्तीफा दे ही दिया है। अपने इस्तीफे का ऐलान करते हुए येदियुरप्पा ने कहा कि उन्हें कर्नाटक के लोगों के लिए काफी काम करना है और साथ ही उन्होंने ये भी साफ कर दिया है कि या तो वो सियासत में रहेंगे और साथ ही साथ येदियुरप्पा ने कहा है कि पार्टी को मजबूत करने के लिए भी वो मेहनत करेंगे। इमोशनल हुए बीएस येदियुरप्पा ने कहा है कि वो हमेशा अग्नि परीक्षा से गुजरे हैं। हालांकि इस्तीफे के पीछे की वजूहात अभी तक सामने नहीं आई हैं। अपने एमएलएज की नाराजगी और कुनबा परवरी का इल्जाम झेल रहे बीएस येदियुरप्पा के इस्तीफे के बाद अगले सीएम के लिए हलचल तेज हो गई है। बीजेपी आलाकमान जहां लिंगायत तबके को अपने पाले में रखने पर नजर बनाए हुए हैं, तो वहीं दूसरी जानिब एक समाज है जो कि उससे जुड़े हुए कई लीडरान हैं, वो भी बदलाव का फायदा लेने में जुटे हुए हैं। हालांकि आखिरी वक्त बीएस येदियुरप्पा अपनी हिमायत में लॉबिंग जारी रखे हुए थे और इस दौरान लिंगायत समाज से जुड़े 200 से ज्यादा संतों ने सीएम से मुलाकात की, उनकी हिमायत की थी, लेकिन आखिर में येदियुरप्पा ने क़यादत को लेकर खुद ही इशारे दे दिए हैं। उन्होंने कहा है कि उम्मीद है कि 25 जुलाई तक सब कुछ साफ हो जाएगा। येदियुरप्पा के बाद नए सीएम के नाम को लेकर भी रियासत के लीडरान ने आला क़यादत पर ही पूरा मामला छोड़ दिया है। I am grateful to Prime Minister Narendra Modi ji and also Home Minister Amit Shah ji and All India President Nadda ji has given opportunity to serve as people of Karnataka for 2 years as Chief Minister. Entire country after 17 years, nobody has given opportunity. Whereas Yediyurappa, they have given opportunity to me even after 75 years. From last 2 years, because of their blessings, I am able to work as Chief Minister of Karnataka. Completed 2 years successfully. We have done a lot of achievement with all this COVID and other things, COVID flood and other things. We are happy our CM has given a very big contribution to the state. We are happy. So what about the hangama currently that is happening? Is the Chief Minister going to step down? What is exactly happening now? Did you receive the message? I have no idea about it. Already CM has expressed that whatever High Command says, we will abide by that. Nothing more than that, I can't say anything. What has the High Command said? Even your name is in the list actually. No, very sorry. Rajpal ji given to CM. So CM sitting, all Abhimani and ministers, ex-ministers, not ministers, ex-minister, MLAs, board chairman, all sitting there. So everything what High Command will say, will follow. That is the discussion going inside. So what did he say? I mean, meeting with the ministers, MLAs. So party has given me lot of opportunity as a opposition leader, MLA, chief minister. Everything is given. That's why I am happy. So that's why I resigned now. I already said 2 months back I decided to resign because of my age and everything. आज जो 2 साल पूरा हुए येदियुरप्पा जी का चौथा टर्म का 2 साल पूरा हुआ है। उनके बधाई देता हूँ। अच्छा काम किया है। उनका मार्गदर्शन हमेशा कर्नाटक और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर रहेगा, इसके लिए चिंता नहीं है। उनका मार्गदर्शन हमेशा है। येदियुरप्पा जी हमारा सीनियर लीडर है, उनका बधाई देता हूँ। हमारे जनप्रिय मुख्यमंत्री ने 2 साल बहुत अच्छा से काम किया है। 6 करोड़ जनता का विकास के बारे में काम किया है और उनका जो जन का जो निर्णय उनका निर्णय है, किसी का निर्णय नहीं है। उन्होंने अपने बताया कि हमको इतना साल हुआ फिर भी हमको सृष्टि ने मौका दिया, उसके लिए हमको कोई प्रेशर नहीं है। उन्होंने भाषण में कहा है सर, वापिस जरूरत नहीं है। उसके साहब ने भाषण में पूरा नमून। और उधर कांग्रेस लगातार हमलावर है। कांग्रेस का कहना है कि अब बीजेपी तय करे कि वो करप्शन के साथ है या नहीं। इस मौके पर जहां कांग्रेस के सीनियर लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसे बीजेपी का अंदरूनी मामला बताया, तो वहीं रियासती सदर डीके शिवकुमार ने कहा है कि इसे साबित हो गया है कि येदियुरप्पा आवाम की उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे हैं, इसलिए पार्टी उनकी जगह पर दूसरे को मौका देने जा रही है। ये उनका बीजेपी का अंदरूनी मामला है। वो किसको रखना किसको निकालना, किसको रखना किसको निकालना,
उनका काम है। हमारा काम उनकी पैरवी करना नहीं है, इसको रखो इसको निकालो, ये उनका काम है, वो करने दो। एक पहला तो चीफ मिनिस्टर सत्यानाश करा वहां पर, अब जो आएगा और वो क्या करेगा देखिए। There is no story. It is a fact that he has expressed his tears has come out. It is not only from the eyes, it is even from the heart. Last couple of months, entire leaders of the party, including many leaders, were accusing him on corruption, on his administration, and various other issues. But none of the party leaders in the state or in the national level condemned it or stopped it. He has admitted in various occasions that he has not been allowed to function. So now there is a fallout on the change of chief minister. It means there was no good governance, no good administration. तो येदियुरप्पा ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है, लेकिन सवाल यह है कि अब सीएम की रेस में अगला चेहरा कौन होगा, वहां की सियासत क्या कुछ कह रही है, इसको समझने के लिए हमारे साथ हमारे दो रिपोर्टर जुड़ रहे हैं। उनका रुख करते हैं। जयपाल शर्मा हमारे साथ बेंगलुरु से जुड़ गए हैं और साथ ही साथ हमारे साथ शाहिद काजी जुड़ गए हैं, उनका भी रुख कर रहे हैं हुबली से। जयपाल, सबसे पहले मैं आपसे समझना चाहूंगा, कर्नाटक की सियासत को लेकर कहा जाता है कि कुछ भी एक तरीके से कभी भी चेंजेस आ सकते हैं और इसको लेकर कई दिनों से कयास आराइयां भी हो रही थी, लेकिन सवाल ये उठता है कि व्हाट नेक्स्ट, अब अगला सीएम कौन होगा, किसके नामों को लेकर चर्चा चल रही है और इस वक्त कर्नाटक की सियासत क्या कह रही है? जी देखिए, ये सवाल पूरी आवाम के जहन में है। हर आदमी जानना चाहता है कि अगर येदियुरप्पा मुख्यमंत्री के पद से हटाए गए हैं जी, तो अगला मुख्यमंत्री कौन होगा जी। जो मुख्यमंत्री की रेस में जो नाम चल रहे हैं वो काफी ज्यादा हैं। मैं एक एक करके उनकी बात करता हूं। जैसे लिंगायत वर्ग से खुद मुख्यमंत्री येदियुरप्पा आते हैं, तो लिंगायत की ही बात करें हम तो बसवराज बोम्मई और मुरुगेश निरानी, ये दो नाम हैं जो सबसे ज्यादा लिए जा रहे हैं कि अगर लिंगायत मुख्यमंत्री हटाया गया है और अगर लिंगायत को ही मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो ये दो बड़े नाम सामने में हैं जी। वोकालिगाज की बात करें तो वोकालिगा में उप मुख्यमंत्री हैं CN अश्वत्थ नारायण, वो रेस में बने हुए हैं। इसके अलावा R अशोक, CT रवि, हालांकि उनको केंद्र में बुला लिया गया है संगठन के कार्य के लिए, लेकिन उनके नाम पर भी चर्चा चल रही है। और इसके अलावा ब्राह्मण नामों की भी चर्चा हो रही है, यानी प्रहलाद जोशी और विश्वेश्वर कागेरी जो कि विधानसभा के अध्यक्ष हैं, उनके नाम पर भी चर्चा हो रही है। लेकिन इनमें से कौन होगा, इसे केंद्र ने तय करना है और केंद्र ही तय करेगा कि कर्नाटक का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा और किस वर्ग से होगा। ठीक है, मैं आपके पास फिर से लौटूंगा। हमारे साथ शाहिद काजी भी जुड़े हुए हैं। शायद ये तो क्योंकि भविष्य में मुस्तकबिल में तय होगा कि आखिर कौन कर्नाटक का सीएम होगा, लेकिन हम इसकी वजूहात तलाशने की, आपसे समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या वजूहात रही है कि ऐसे हालात पैदा हो गए हैं कि येदियुरप्पा को इस्तीफा देना पड़ गया। देखिए, सबसे पहली वजह है वजीर आला BS येदियुरप्पा की उम्र, जो कि वो 79 साल के हैं, जो कि बीजेपी के किसी भी बड़े ओहदे पर एडमिनिस्ट्रेटिव में किसी भी बड़े ओहदे में 75 साल से ज्यादा उम्र के लोग नहीं है। तमाम लोगों को हटा दिया गया। ऐसे में येदियुरप्पा को 4 साल जायद मिले। इसी बात को बार बार येदियुरप्पा ने दोहराया है। आज उन्होंने मीटिंग के दौरान भी कहा है कि मुझे ज्यादा मौका मिला है, इस वजह से उन्होंने बार बार हाईकमांड का शुक्रिया अदा किया है। दूसरी बात यह है कि लॉकडाउन के दौरान कोरोना के पूरे जो एपिसोड है, इसमें कहीं ना कहीं येदियुरप्पा का नाम काफी उछला है, क्योंकि कोरोना के दौर में येदियुरप्पा कंट्रोल करने में बहुत सारे मामलात में, चाहे वो ऑक्सीजन का मामला हो, कई मामलात में जो है कंट्रोल नहीं कर पाए थे। इस वजह से भी जो है येदियुरप्पा का नाम उछला था। और तीसरी बात यह है कि उजरा में, कैबिनेट के तमाम उजरा में 2-4 के अलावा तमाम लोग येदियुरप्पा के खिलाफ थे, क्योंकि लगातार येदियुरप्पा की जो फर्जंद है विजेंद्रा, उनका हर पोर्टफोलियो में, हर मिनिस्ट्री में उनका इन्फ्लुएंस था, इन्वॉल्वमेंट था। कई बार खुल के भी कहा गया है, कुछ बीजेपी के लीडरान भी कहे हैं। बीजेपी की जो सीनियर लीडर हैं बसवनगौड़ा पाटिल यत्नाल, खुलकर येदियुरप्पा के खिलाफ कई बार उन्होंने स्टेटमेंट दिया है। इससे कहीं ना कहीं हाईकमान परेशान थी कि इस मामले को कैसे सुलझाया जाए। योगेश्वर जो बीजेपी के मंत्री हैं, उन्होंने हाईकमान दिल्ली पहुंचकर हाईकमान से शिकायत की थी कि अगर येदियुरप्पा बने रहेंगे तो आने वाले इंतखाबात में बुरी तरह से शिकस्त बीजेपी को हो सकती है, क्योंकि बीजेपी जिस अंदाज में हुकूमत को चलाना चाहती है
उसके बिल्कुल बरास्त येडियुरप्पा चला रहे हैं। उनका हुकूमत चलाने का अंदाज बिल्कुल अलग है। वो बीजेपी के नियमों के, बीजेपी के जो नॉर्म्स हैं उस पर खड़े नहीं उतर पा रहे। तो लगातार ये शिकायतें और एडमिनिस्ट्रेटिव में जो इन्वॉल्वमेंट है, उसके बाद उमर, इस तमाम चीजों का जो निचोड़ है वो कहीं ना कहीं इनके 2 साल मुकम्मल होने के करीब करीब आया है। हालांकि येडियुरप्पा जब दिल्ली गए थे उसी वक्त से अंदाजा लगाया जा, बिल्कुल उसी वक्त से अंदाजा लगाना शुरू हो कर दिया था, कयास आराइयां शुरू हो गई थी कि अब शायद कुछ चेंजेस होने वाले हैं। आपके पास फिर से लौटूंगा जयपाल, मैं भी आपसे ये चीज समझना चाहूंगा कि जो आला क़यादत ने दबाव बनाया है, हालांकि येडियुरप्पा कह रहे थे कि किसी प्रोजेक्ट को लेकर बात हो रही है, लेकिन वो चीज़ जो है गलत निकली है और सीधे तौर पर जो हम आज देख रहे हैं वो नतीजा सबके सामने है। क्या कुनबा परवरी, परिवारवाद का भी इल्जाम लगा है और इस वजह से भी कुछ जो MLAs थे वो नाराज चल रहे थे? जी देखिए, जिस चीज की चर्चा अभी शाहिद कर रहे थे, मैं उसी को थोड़ा आगे बढ़ाता हूं, क्योंकि एक मुख्यमंत्री के रूप में अगर देखा जाए तो येडियुरप्पा का 2 साल का कार्यकाल जो है मोटा मोटी तौर पे, क्योंकि मुख्यमंत्री बनने के तुरंत बाद उस वक्त कर्नाटका में बाढ़ थी, उसके बाद कोविड का समय आ गया, लगभग 1.5 साल कोविड से जूझते रहे, तो बहुत ही एक तरह से कहें तो चुनौती भरा काम रहा है। लेकिन फिर भी सरकार जो है मोटा मोटी तौर पर सही ही जा रही थी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री बनने से पहले येडियुरप्पा ने जिन 18 विधायकों का सपोर्ट लिया था जी, उन विधायकों को और खास करके अपने विधायकों को, उनमें से कई ऐसे थे जिनको कि जो उनसे नाराज चल रहे थे। नाराजगी की वजह साफ है, क्योंकि विधायक बनने के बाद हर व्यक्ति ये चाहता है कि उसे कोई ना कोई ऐसा पद जरूर मिल जाए। बहुत सारे ऐसे विधायक थे जिनको उम्मीद थी कि वो मंत्री बनाए जाएंगे, वो मंत्री नहीं बन पाए, और इस चीज को लेकर के एक नाराजगी जो है लगातार येडियुरप्पा के विरोध में चल रही थी। कई नेता यहाँ से दिल्ली भी गए, लेकिन इन सारी चीजों के बीच में सबसे बड़ी बात यह है कि जो सबसे बड़ी बात कही गई कि उनके छोटे बेटे विजेंद्र, उनके ऊपर यह आरोप लगाया कई विधायकों ने कि वो दखलंदाजी करते हैं। ना सिर्फ वो किसी भी काम को करने के लिए उनके पास जाना पड़ता है, उनसे रजामंदी लेने के बाद ही काम हो पाता है, यानी कि कुल मिलाकर के भ्रष्टाचार का आरोप उनके ऊपर लगाया गया था। ये सारी चीजें जो है कहीं ना कहीं येडियुरप्पा के नेगेटिव गई हैं, और इसी के लिए येडियुरप्पा को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। और ये भी सही है कि 79 साल के हो गए थे, लगभग 2 साल का कार्यकाल और है, अगर वो पूरा करते तो 81 साल के होते। ऐसे में बेहतर ये था कि जब अगले 2 साल के लिए पार्टी को चुनाव में जाना है, और येडियुरप्पा चूंकि अपनी आखिरी पारी ही एक मुख्यमंत्री के तौर पे खेल रहे थे, तो कम से कम 2 साल का वक्त एक नेता को दिया जाना चाहिए ताकि वो अपने आप को वहां पर एस्टैब्लिश कर सके राज्य के अंदर में। और इसीलिए येडियुरप्पा को कहा गया कि वो कुर्सी छोड़ दें। आपने देखा होगा कि कल JP नड्डा ने भी गोवा में इस बात की प्रशंसा की कि येडियुरप्पा अच्छा काम कर रहे हैं, यानी पार्टी उनको किसी तरह से एक सम्मानपूर्ण विदाई जरूर देना चाहती है। बिल्कुल सम्मानपूर्ण विदाई की बात हम यहाँ पर करेंगे, लेकिन शायद मैं आपसे भी समझना चाहूँगा कि बहुत सारे नाम जो है वो सामने चल रहे हैं। जिस तरीके से जयपाल ने बताया कि बसवराज बोम्मई है, मुरुगेश निरानी है, दोनों ही लिंगायत से आते हैं, क्योंकि येडियुरप्पा भी लिंगायत से थे। तो क्या ये माना जाए कि लिंगायत को भी तरजीह दी जा सकती है? हालांकि अश्वत्थ नारायण चल रहे हैं रेस के अंदर, R अशोक भी है, CT रवि भी है, प्रहलाद जोशी है, इन तमाम नामों की चर्चा चल रही है। क्या सुगबुगाहट इस वक्त निकल रही है सियासी गलियारों से? देखिए शहबाज, अगर लिंगायत तबके से ही वजीर आला को चुनना होगा तो उसमें दो ग्रुप हैं। खास करके येडियुरप्पा की पसंद के अगर वजीर आला बनाए जाएंगे तो उसमें उनकी शायद पहली पसंद होगी कि मुरुगेश निरानी या बसवराज बोम्मई को वो इंतखाब करें। अगर उनके मुखालिफिन जो लगातार इनके खिलाफ बयानबाजी करते रहे, जो लिंगायत के ही लीडर हैं, वो धारवाड़ जाने वाले अरविंद बेल्ला जो है वो भी उनके मुखालिफिन में आते हैं, और लगातार खिलाफ बयानबाजी करने वाले बसवनगौड़ा पाटिल यत्नाल जो बीजापुर के MLA हैं, वो भी कहीं ना कहीं कंसिडर किए जा सकते हैं। अगर लिंगायत तबके से हटकर बनाना चाहते हैं तो उसकी हो सकता हो कि हाईकमांड की पहली पसंद प्रहलाद जोशी होगी, क्योंकि प्रहलाद जोशी धारवाड़ के MP हैं और लगातार इस वक्त कैबिनेट के मरकजी हुकूमत के वजीर भी हैं, और उनकी कहीं ना कहीं छवि काफी अच्छी मानी जाती है। किसी भी कंट्रोवर्सी में उनका आज तक नाम नहीं रहा है, तो हो सकता है कि उनकी वो पहली पसंद हो। लेकिन उनकी जो जात है, जो ब्राह्मण बिरादरी चाहते हैं, कहीं ना कहीं उनका जो तादाद है ब्राह्मण की यहाँ कर्नाटक में बिल्कुल कम है। अगर लिंगायत तबके से इतने इमोशनल ड्रामे के बाद, येडियुरप्पा को हटाने के बाद अगर किसी गैर लिंगायत को लाते हैं तो कहीं ना कहीं इसका सीधा असर आने वाले इंतखाबात में बीजेपी को हो सकता है। इस वजह से बीजेपी के हाईकमान बहुत ही बारीकी से इस मामले को ले रही है। हालांकि अगर वो चाहते भी हैं कि प्रहलाद जोशी को वजीर आला बनाए, लेकिन आने वाले हालात को देखते हुए उन्हें मजबूरन
लिंगायत तबके से ही वजीर-ए-आला बनाया जा सकता है। लेकिन ये भी बताया जा रहा है कि बीएस येडियुरप्पा की पसंद में अशोक भी शामिल है, अशोक नारायण भी शामिल है। अगर वकलगा समाज को अगर देने की बात होगी, क्योंकि वकलगा तबका जो है, गौड़ा तबका, वो भी काफी बड़ा तबका माना जाता है, अगर वकलगा समाज को मौका देंगे तो उसमें अशोक और अशोक नारायण का भी नाम शामिल हो सकता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद काजी आपका भी, और साथ ही जयपाल शर्मा आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन कुल मिलाकर जो आला कमान है जब फैसला करेगा तो ये सामने आ जाएगा कि आखिर में कर्नाटक का अगला सीएम कौन होगा, और कई सारे नामों की चर्चा इस वक्त चल रही है। आप बने रहिए जी सलाम के साथ।